स्टार गॉड की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे यॉन ने अपनी पावर को आखिरकार यूज कर लिया और हमने उसका एक्शन देखा कि कैसे ओवर कंट्रोल होकर एंजल को जला के राख कर दी है। दूसरी तरफ अपोनेंट ने भी हमारी टीम के एक बंदे को निपटा दिया है। मोन्टारी के इस मौत के साथ ही अब बैम और मैड डॉग के बीच में ये फाइट होने वाली है। तो हम स्टोरी में आगे स्टोरी की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि बैम ने अपने एक ही पावर के साथ चेन को तोड़ के रख दिया है। इसको देखकर मैड डॉग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि इसने भी शिंशु से ही इस चेन को तोड़ दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? जो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया सिर्फ एक महीने में। क्या यूरी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है स्क्रीन पे कि बैम की पावर पहले से कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैड डॉग अपने अटैक को करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी पावर लगता है पहले से बढ़ गई थी, मुझे लगा नहीं था, लेकिन तुम एक महीने पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। या तुम इम्प्रूव करना कभी बंद नहीं करते, मुझे बस बता दो क्या इस एक महीने में हुआ क्या है। और यहाँ हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं जब बैम उस मॉन्स्टर से मिला था जिसका नाम ब्लू थारिसा है, जब वो गॉड और गार्जियन के साथ अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढने गया था। यहाँ पे पावर से बताता है कि तुम अपने ट्रू पावर को ढूंढना चाहते हो, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं ही वो पावर हूँ जो तुम्हारे अंदर है और यही पावर तुम्हें यहाँ का सम्राट बना सकती है और यही तुम्हारा ट्रू नेचर है। इसी का यूज करके तुम अपने सारे एनिमीज को अपने सामने घुटने टिकवा सकते हो और इस टावर के सबसे ऊंचाई तक पहुंच सकते हो और यही वो पाथ है जो तुम्हें लेना चाहिए आगे जाने के लिए। लेकिन बैम सोचता है कि मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ और बैम सीधे उस मॉन्स्टर से कहता है कि जहाँ से मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे लगता है तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो, बल्कि तुम एक डरपोक हो जो कि डरता है किसी और के नीचे रहने से या कोई तुम्हारे ऊपर रूल कर रहा है इस चीज से। तुम्हारे दिल के अंदर बहुत ज्यादा खौफ है। वही प्रेजेंट हम देखते हैं कैसे मैड डॉग के सामने बैम आ चुका था और मैड डॉग मन में सोच रहा था कि आखिर ऐसे खड़ा क्यों है मेरे सामने आकर, ये कर क्या रहा है। और जैसे ही मैड डॉग ने पहला अटैक उसकी तरफ करने करता है, बैम का एक बहुत ही खतरनाक रिफ्लेक्स अटैक आता है जिसके बाद वो दूर जाके गिरता है। जहाँ पास्ट में अभी भी देख पाते हैं कि कैसे वो मॉन्स्टर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो कि कोई मेरे ऊपर राज करेगा और भला मैं किसी से क्यों डरूंगा जब मैं खुद इतना स्ट्रांग हूँ। जब बैम कहता है जब से मैं स्टार में आया हूँ तो मुझे कोई चीज समझ में आई है कि जो भी दूसरे को दबाना चाहते हैं या किसी से बाहर निकलना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, वो असलियत में भाग रहे हैं किसी ऐसी चीज से जिससे डरते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। और किसी को अपने नीचे दबाना एक बहुत ही कायल भरा चीज है। इसका सीधा से यही मतलब है तुम इतने ज्यादा डरते हो और कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अपने दुश्मन के चेहरे के सामने जाकर उससे बात कर सको ठीक उसी व्यू पॉइंट से जो तुम्हारा है। और इसीलिए कुछ भी मैटर नहीं करता क्या तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। और मैं इस जैसा कायर इंसान नहीं बनना चाहता और इसीलिए मैं लड़ने से या चोट खाने से डरता नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं और कम से कम ऐसी जगह पे जहाँ सभी लोग हो, उस पावर का यूज करने के लिए जो दूसरों को दबाने के लिए काम आती है। और हम देख पाते हैं कि उस ब्लू थैरिसा मॉन्स्टर के पीछे भी एक बहुत ही बड़ी येलो लाइट थी जो कि रियल पावर थी बैम की। वही प्रेजेंट में मैड डॉग की हालत थोड़ी खराब हो गई थी, जो ही कह रहा था कि वेल डन ज्यूवेल ग्रेस, तुम पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हो और जो पावर जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी पिछले एक महीने में जब तुमने मुझे ट्रेन सिटी में दिखाया था उसे तुमने अपना बना लिया। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि वो पावर जो एकदम से आई थी ट्रेन सिटी में जैसे कोई पागलपन हो, उसे तुमने कंट्रोल कर लिया है इतने कम टाइम में। और शायद तुम ही हो वो जो मेरी रियल पावर को ही बाहर ला पाएगा, क्योंकि मैं एक मैड डॉग हूँ जिसका स्ट्रगल जितना ज्यादा होता है, सामने वाला दुश्मन जितना ताकतवर होते जाता है, एक मैड डॉग उतना ही ज्यादा पावरफुल होते जाता है। और अब हम इसे छोटे से गेम को खत्म करना चाहिए ज्यूवेल ग्रेस, और मुझे और भी पागल बनाओ अपनी ताकत तो दिखा के कि तुम क्या कर सकते हो। और इसी तरह बैम उसकी तरफ कूद जाता है। मैड डॉग कुछ टेरिफाइंग नोटिस करता है और वो सोचता है आखिर ये पावर है क्या। वही सीन शिफ्ट होके वापस एंजल पे दिखाता है जो कि जमीन में पड़ी थी, जहाँ उसके पास में उसका ट्राइडेंट भी था जो कि मरने की हालत में थी, लेकिन फिर भी हंसते हुए यॉन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है कि तुमने अपने आसपास सब कुछ जलाए खाक कर दिया लेकिन फिर भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तुम सच में अकेली हो और तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और मुझे उसी नीची नजरों से देखते रहो क्योंकि कम से कम उससे तो अच्छा है उस नकली आंखों से जो कि दूसरों को काफी अच्छे तरीके से देखती है और ट्रीट करती है, क्योंकि यही चीज दिखाती है कि असल में तुम कौन हो, अंदर से कैसी हो। तुम्हारी जैसी 10 फैमिलीज के मेंबर्स ऐसे ही हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं इससे पहले कि यॉन एक फाइनल अटैक कर पाती है एंजल के ऊपर, फार्टसो यॉन को पकड़ के उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए, अब बहुत हुआ और तुम्हें अब यहीं पे रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम सभी को मार दो जो भी यहाँ पर हैं, तुम अपनी सेंसेस पे वापस आओ। फार्टसो उसे झकोड़ते हुए कह रही थी कि तुम पतली हो, सुंदर हो, तुम्हारे बाल भी बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे पास इतनी इनक्रेडिबल पावर भी है और तुम 10 फैमिली से आती हो, और ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे जलन होती है, तुम्हें खाना भी कम पड़ता है क्योंकि तुम पहले से ही पतली हो, और तुम्हें कोई परेशान भी करे क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम तब भी स्ट्रांग हो उन्हें सबक सिखाने के लिए, और इसीलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए बहुत सारी चीजों की, और इसलिए रिडिकुलस होना बंद करो और अपनी सेंसेस पे वापस आओ। और तुम अपने आप को 10 फैमिली का मेंबर कह भी कह सकती हो अगर तुम अपने पावर को ही कंट्रोल ना कर पाओ। क्या तुम डरती हो अपनी फायर का डिस्ट्रक्टिव फोर्स को यूज करने से, उन्हें कंट्रोल करने से? जहाँ हमें याद आता है कि यॉन बचपन में कैसे उसे बताया गया था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग किड थी जो अपने मास्टर से पूछती थी
क्या मैं कायर नहीं हूँ। तो उसे एडवाइस दी गई थी कि जितनी ज्यादा पावर उसके अंदर है उतना ही ज्यादा उसे अफलेट होना चाहिए उस पावर का, और उसे अलर्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो इस चीज को अपनी सतर्कता को खत्म करेगी वो स्ट्रॉन्ग पावर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। और कोई मासूम और इनोसेंट आदमी भी एक ऐसी दर्दनाक मौत मर सकता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अपने पावर पे कंट्रोल नहीं किया। और इसीलिए उसे एडवाइस दी गई थी कि हमेशा अलर्ट रहे और डरे अपनी इस पावर से जो कि उसके अंदर है, क्यों यही एकमात्र तरीका है बिल्कुल स्ट्रांग बनने का। जहाँ ये सारी बातें योन को याद आ रही थी जो उसकी मम्मी ने उसे कही थी, वहीं पे ये दोनों अब नीचे की तरफ गिर रहे थे जहाँ पार्टस चिल्ला रहे थे क्या हम ऐसी जमीन पे जाकर गिरने वाले हैं। और तभी योन अपनी सेंसेस पे आ जाती है और हम देखते कि पीछे से बैम ने उन दोनों को पकड़ लिया है और बैम योन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। योन भी फाइनली बैम को नोटिस करती है और कहती है मिस्टर वियोल। हम फार्ट्सो को देखते हैं जो कि योन के बॉडी को नोटिस करते हैं और कहती है कि मैं इसे बहुत ही ज्यादा जलन करती हूँ। वही योन अब बैम को कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। और इस जगह पे वियोल की टीम जीत चुकी थी जिनके पास अब बहुत सारे डॉलर हो गए थे। और हम फाइनल पैनल में देख पाते हैं यूरी को और इवान को जो कि काफी इम्प्रेस हो गए थे इस चीज से, ये देखकर कि बैम के पास आखिर ये पावर कौन सी है। और वो काफी ज्यादा शॉक में भी थे क्योंकि इससे पहले यूरी जब इससे मिली थी तो उसके इस तरह कोई पावर नहीं थी। जहाँ स्क्रीन पे देख रही थी कैसे बैम ने योन को अपनी गोद में ले रखा है और फार्ट्सो भी उसके साथ है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि इस टाइम में आके इस बच्चे के साथ हुआ क्या है जिसे उसने इतना चेंज कर दिया। यूरी इवान को भी कहती है क्या तुमने देखा इवान ये कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, और ऐसा पॉसिबल भी है क्या टावर के अंदर इतने कमजोर से बच्चे को इतना ज्यादा स्ट्रांग होते हुए देखना। वही इवान कहता है लगता है कि फक गाइज ने इन्हें ऐसे ही स्लेन नॉमिनी का नाम नहीं दिया और ऊपर से वो इरेगुलर भी है। और सबसे बड़ा रीजन लगता है वो चीज जब इवान पॉइंट आउट कर रहा था उस थ्रोन को जो कि बैम के पीछे दिख रहा था। लेकिन इवान ये भी जानता था कि लास्ट में जो मूव यूज किया था बैम ने वो पावर कुछ और ही थी। वही पीछे बैठो पेड्रो भी ये सब चीज स्क्रीन पे देख रहा था और मन में सोच रहा था कि मुझे लगा था कि मैड डॉग से रोक नहीं पाएगा, लेकिन यामा के लिए बिल्कुल अच्छी न्यूज नहीं है क्योंकि उन्हें प्रॉमिस किया गया था कि अगर मैड डॉग जीतता है तो उसे स्लेयर नॉमिनी की एक पोजीशन मिल सकती थी। और इन सबसे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि अब वो हो रहा है जो कि हमने प्लान किया था शुरू से ही। वही असिस्टेंट अभी अनाउंस करता है कि 2 मेंबर्स हाकिम की टीम से बाहर हो चुके हैं। वही मैं अपने मन में सोच रहा था कि फिर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिजल्ट तब भी सेम ही रहेगा क्योंकि विनर हाकिम ही बनेगा इस गेम का, जो कि पहले से स्टार्ट हो गया था इस गेम के शुरू से बहुत पहले ही। उसके पीछे सिर्फ सिंपल सा लॉजिक था, इन्होंने टीम को इस तरीके से भेजा था जिनके पास काफी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स थे ताकि वो एक फिक्स प्रोबेबिलिटी के साथ ही ट्रेन में आगे बढ़ सके। और जो स्वीट फिश अभी बैम की टीममेट के पास है वो भी चारों तरफ से घिरने वाले एनिमीज से, और व्योल के बाकी सारे दोस्त हाकिम के द्वारा खा लिए जाएंगे। और व्योल चाहे कुछ भी कर ले अपने दोस्तों को नहीं बचा सकता क्योंकि उन्हें शुरू में ही इतनी दूर भेजा गया था ताकि वो टाइम पे कभी आ ही ना सके अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और सबसे मजेदार बात तो ये है जो कि पेड्रो अपने मन में सोच रहा था कि सब चीजें इस तरह से की गई है जो कि गेम के रूल को फॉलो करते हुए हो रही है। और इसके साथ ही यूरी हा प्रिंसेस की जिंदगी भी जो कि तुरंत ही खत्म होने वाली है इस गेम के खत्म होने के बाद। वापस देखते हैं व्योल को जहाँ पे उसका एक साथी जो साथ में खड़ा था वो भी इनके पास आ गया था मिस्टर व्योल चिल्लाते हुए, और उससे पूछता है कि लेडी अब कैसी है, अब उस पे आग तो नहीं लग रही ना। और बैम जिसके गोद में भी मिस ईवा आती है उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो अब। जब ईवा अब नोटिस करती है थोड़ा सा क्रीन फील करते हुए नीचे कूद के आ जाता है और कहती है मैं ठीक हूँ और तुमने मुझे इतना पकड़ क्यों रखा था और तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे जब मेरा ध्यान नहीं था इस बात पर। ये तो बिल्कुल एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है। जब पीछे का मेमोरी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हुए सोचता है कितनी अजीब सी है। जब बैम इन चीजों को इग्नोर करके कहता है कि यहाँ की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। योन अपने मन में सोच रही थी कि मेरे से काफी सारे लोग यहाँ पे मारे गए, मुझे उन्हें पहले ही रोक देना चाहिए था। लेकिन फार्ट्सो से कहती है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, हमारी लड़ाई के बीच में तुम भी फंस गए क्योंकि हम बदला लेने के लिए लड़ रहे थे। जमीन में पड़ा हुआ मैड डॉग कह रहा था कि बहुत ही अच्छा हुआ यूल ग्रेस, तुम्हारी पावर अमेजिंग थी और जो लास्ट एक्ट तुमने किया था मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि वो हुआ कैसे। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि तुम्हारा अपोनेंट बस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तुमसे, और अगर हाकिम एक बन गया तुम उसे कभी भी रोक नहीं पाओगे। और क्योंकि तुम मुझसे जीते हो मैं तुम्हें एक लास्ट की बात बताता हूँ कि हाकिम असल में है कौन। वही सीन शिफ्ट होके वापस बोरो और साजी पे नोटिस करता है जो देखते कि सामने कुछ अजीब सी चीज है जो कि एक पंखे जैसी लग रही थी, लेकिन उसके ब्लेड काफी ज्यादा शार्प थे और उन्हें उस पाइप के अंदर जाना था, लेकिन उन्होंने कोई भी मिस्टेक की तो वो पाइप और वो ब्लेड उन्हें काट के रख देगी। जिस पर बोरो ने कहता है उन्हें कहीं और से जाना चाहिए किसी और पाइप का यूज करके। तभी उन्हें पीछे से एक हंसने की आवाज सुनाई देती है कहते हुए कि मुझे नहीं लगा था कि सबसे पहले हम तुम्हें ही देखने वाले हैं। यहाँ बोरो पीछे मुड़ के देखता है और वो नोटिस करता है कोई और नहीं बल्कि हाकिम था। और हाकिम इनसे हंसते हुए कह रहा था कितना अच्छा लग रहा है, कितना लकी हूँ मैं कि मेरे सारे शिकार एक ही जगह पे जमा हो गए हैं। और वो मजाक उड़ाते हुए ये भी कहता है क्या तुम उन ब्लेड से डर गए और इसलिए तुम आगे नहीं जा रहे हो, और ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे भागने के लिए अब और कोई जगह भी नहीं है, मैं तुम सभी को खाने वाला हूँ और मैं अपना बदला भी पूरा करूंगा उन सैकड़ों साल पहले का जब तुमने मुझे बंद कर दिया था। जिस पर साथ चिल्लाते कहता है बंद करो अपना ये मजाक, वो हम लोग हैं जिन्हें बदला लेना है और तुम्हें भागना चाहिए ना कि हम ही। तुम नीचे आते हो हाकिम कि हम ऊपर आए इसे खत्म करने के लिए। जब हम देखते हैं हाकिम को वो ऐना के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे लिए ड्यूल ग्रेस है फाइट करने के लिए, तो अभी तुम ही लोग को इनसे निपटना होगा, और अपनी बहन ऐना का इंट्रोडक्शन कराता है। वहीं काफी टाइम बाद हम मैग्नन की टीम को भी देखते हैं जो कि एक चिंचू बॉल के ऊपर उड़ रहे थे
जब वैगनर विंसेंट से पूछा था क्या ये पॉप होकर फूट तो नहीं जाएगा, तो विंसेंट कहता है तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो। मुझे बस चिंता है एना के बारे में, वो बहुत ही अच्छी लड़की है लेकिन वो हमेशा अपने भाई की सुनती है और वो सब चीजें करेंगी जो भी हाकिन उसे करने के लिए कहेगा। इस पर वैगनर उसे पूछता है क्या वो लड़की जो हाकिन के साथ खड़ी थी क्या वो भी कॉपी है तुम्हारी तरह, जिस पर विंसेंट उसे कहता है हाँ हम सभी भाई बहन हैं ना कि कॉपीज। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम सब की काफी डिफरेंट पर्सनैलिटीज है और हम सभी लोग अलग अलग हैं शुरुआत से ही। इस पर वैगनर विंसेंट से पूछता है कि आप लोग एक हुए ही क्यों थे हाकिन के साथ, हम लोग उतने क्लोज तो लगते नहीं हो। जब विंसेंट लंबी सांसें भरते हुए कहता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हम एक हुए थे, क्योंकि जो आदमी हमेशा हमारे सामने खड़ा होता था हमारे पिता, वो एक ऐसी सुंदर स्वॉर्ड के जैसे थे जिनके अंदर से अनलिमिटेड लाइट निकलती थी जो कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन एक ऐसे दीवार की तरह थी जिसको कभी भी वो ओवरकम नहीं कर पाए। और इसीलिए हम चाहते थे कि हम एक होकर स्ट्रॉन्ग बन जाएं उनसे भी ज्यादा, और इसीलिए हमने एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया। वैगनर सोचता है कौन सी फॉरबिडन टेक्निक, जिसके बारे में उसे विंसेंट आगे बताता है ये थी स्पेल ऑफ द सोल ईटिंग, जिसका यूज करके बहुत सारे लोग आत्माओं को खाकर एक बन सकते हैं। और ये चीज हाकिन ने ढूंढी थी कि ये मंत्र एक एंशिएंट डेविल के द्वारा छोड़ी गई थी। जहाँ एक तो हमें एंजल की सैड बैक स्टोरी देखने को मिली, वहीं पर समझ पाए कि आखिर क्यों योन अपनी पावर का इतना कम यूज करती है और वो कितना डरती है अपने पावर का यूज करने से, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे हर्ट ना हो। वहीं पे यूरिया को भी बहुत बड़ा झटका मिला है जहाँ उसने पहली बार देखा कि बैम के अंदर कोई मिस्टीरियस पावर है। और जैसे जैसे सेकंड राउंड आगे बढ़ेगा डॉलर शो और भी ज्यादा खतरनाक होते जाएगा, क्योंकि अभी तक 2 लोग मर चुके हैं और आने वाले में और टाइम में कौन सी क्रेजी चीज होने वाली है, ये सब चीज जानने के लिए हम हमारे वीडियोस को देखते रहे। आने वाले टाइम में हमें हाकिन वर्सेस बाम भी देखने को मिलेगा, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हैं कि आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है।